समकुलपति प्रोफेसर अमिताभ मित्र जी, मेरे मित्र कुल सचिव प्रोफेसर तोमो रीबा जी, प्रिय प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा, प्रोफेसर ओकेन लेगो, संचालन कर रही डॉक्टर जोरमयालम नवम, डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल, विभाग के सभी शिक्षक बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों और अभी जुड़े हुए सभी बंधुओं, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने 5 दिन के लिए शिक्षण विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। यह शिक्षण विकास कार्यक्रम शोध से जुड़ा हुआ है और हिंदी शोध पर चर्चा करने के लिए है। पिछले कई ई संगोष्ठियों में मैंने मध्यकाल से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। आज की यह संगोष्ठी मध्यकाल के शोध से संबंधित है। इससे मेरी आवाज आ रही है ना? वीडियो तो सर क्लियर है, यहाँ सर का वीडियो ऑन है। पूछिए तो आवाज आ रही है। देखिए आ गया ना? ठीक है, हाँ ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, एकदम सर ठीक है, एकदम ठीक है सर, बढ़िया हो गया सर। तो मध्यकाल में बात करते हुए मैं भक्ति काल और रीति काल दोनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। भक्ति काल से संबंधित बहुत चर्चा पिछले कई सेमिनार में, इस संगोष्ठियों में हुई है। मध्यकाल पर काम करते समय यह अरुणाचल विश्वविद्यालय इस गोष्ठी को कर रहा है, लेकिन अरुणाचल के विद्यार्थियों के लिए जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत कठिन होगा। फिर भी ओकेन सामने बैठे हुए हैं। मैं जब राजीव गांधी विश्वविद्यालय में गया तो शुरुआत के दिनों में विद्यार्थियों को अरुणाचल के लोक साहित्य पर काम दिया। यालम ने लोक साहित्य पर काम किया। फिर चूँकि मैं मध्यकाल पर काम कर रहा था, इसलिए ओकेन लेगो को दादू पंथ पर काम करने को दिया। लेकिन दादू पंथ पर अरुणाचल में बैठा हुआ एक विद्यार्थी कैसे काम कर सकता है, यह विचार हमारे मन में आया। और फिर मैं ओकेन लेगो को लेकर राजस्थान आया। ओकेन ने दादू पंथ, दादू द्वारा नारायणा, दादू महाविद्यालय, जयपुर, फिर दिल्ली, ऐसे कई स्थानों का भ्रमण करने के पश्चात अपने शोध काम को पूरा किया। इस कारण से एक दृष्टि बनी। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, पूर्वोत्तर के विद्यार्थी इन विषयों पर उत्साह से काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने के लिए पूर्वोत्तर में बहुत से विषय हैं। आज उस चर्चा का यह विषय नहीं है। मध्यकाल के 2 भाग, भक्ति काल और रीति काल पर हम किस तरह से शोध करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस शोध के लिए विषय सामग्री कहाँ से आती है, कैसे हम अपने विषय को प्रामाणिक बनावें। जिन विषयों पर बात करके काम करके विषय प्रामाणिक बनता है, उन विषयों की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। अपने विषय को प्रामाणिक बनाने के लिए भक्तमालों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। भक्तमाल के पश्चात वार्ता साहित्य, और ये वार्ता साहित्य भक्ति काल से लेकर काल की अवधि से विचार करें तो यह रीति काल तक विस्तारित है। उसके बाद परिचयी साहित्य पर चर्चा किए बिना मध्यकाल पर चर्चा पूरी नहीं होती है। फिर ख्यात, वार्ता और इसके अतिरिक्त सर्वंगी का साहित्य। सर्वंगी भी एक नहीं, 3 सर्वंगियों का अध्ययन कम से कम आवश्यक है। और फिर गुरबावलियाँ जो जैन साहित्य में लिखी गई, इन पुस्तकों के अध्ययन के बिना मध्यकालीन साहित्य का अध्ययन
और उसकी प्रामाणिकता पर बात पूरी नहीं होती है। अमूमन मध्यकाल का जो शोधार्थी है वो कुछ लिखी हुई पुस्तकों पर जो पहले शोध हो चुके हैं, कुछ संपादित ग्रंथ हैं, उनके आधार पर काम करता है और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए जो आधुनिक इतिहासकारों द्वारा मध्यकाल पर इतिहास की सामग्री उपलब्ध कराई गई है उनका अध्ययन करता है। यह अध्ययन अधूरा है। इन ग्रंथों का अध्ययन करके ही हम मध्यकाल के अध्ययन की सामग्री को जुटा सकते हैं। ये बाह्य सामग्री नहीं है, यह आंतरिक सामग्री है और भीतर से किसी चीज़ को कैसे पहचाने और देखें। चूँकि ये शिक्षण विकास कार्यक्रम है, तो थोड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है कि शोध के भीतर हमारा विकास कैसे हो। उसके लिए भक्तमाल को देखना बहुत ज़रूरी है। भक्तमाल पर जब हम बात करते हैं तो बहुत चर्चित भक्तमाल नाभादास का है। नाभादास के भक्तमाल की चर्चा होती है। नाभादास का भक्तमाल बहुत उद्धृत भी किया गया है। नाभादास के भक्तमाल में जो छूट गए उनकी चर्चा राघवदास ने अपने भक्तमाल में की। राघवदास का भक्तमाल नाभादास के बाद लिखा गया, इसलिए राघवदास के भक्तमाल में बाद तक के संतों की लंबी परंपरा है और राघवदास के गुरु ने उनको बतलाया कि जो काम नाभादास ने किया उस काम को तुम्हें नहीं करना है। यानी नाभादास ने भक्तमाल लिखते समय अपने समकालीन बहुत से कवियों को छोड़ दिया। कई लोगों की दृष्टि में उसकी उपेक्षा की, उसे लिखने लायक नहीं समझा होगा। मैं उसे कहता हूँ कि वो उतना ही लिख पाए। हर लेखक और कवि की अपनी मजबूरी और समस्या होती है। उनके पास उतनी सामग्री एकत्रित हुई होगी, उसके आधार पर नाभादास ने लिखा। लेकिन राघवदास ने जो भक्तमाल लिखा उसमें लगभग 1000 संतों का परिचय दिया। उसमें 200-250 जो पौराणिक के आधार पर संत लिए गए हैं उनकी चर्चा हम यहाँ छोड़ भी दें, केवल मध्यकाल से शुरुआत करें जहाँ से भक्ति साहित्य की शुरुआत होती है। हिंदी में जहाँ से हम मध्यकाल मानते हैं हम वहाँ से शुरुआत करें तो ये संख्या भी लगभग 800 के आसपास है। इन 800 कवियों के विषय में एक कवि रचनाकार भक्तमाल का राघवदास कविता की भाषा में उनके बारे में लिखते हैं और यह जो लेखन है इसको प्रमाणित बनाने के लिए उन्होंने बहुत यत्न किया और उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है, क्योंकि जितनी सामग्री उन्होंने जुटाई उनके अपने स्रोत थे, वे संतों के स्रोत थे, संतों के शिष्यों के स्रोत थे। और एक संत ने प्रयास किया कि जो भी लिखा जाए वो प्रामाणिक बने। और जैसे शुरू के दिनों में ही जो जहाँ से मैंने चर्चा की कि भक्ति काल की शुरुआत होती है, हिंदी के शुरुआती कवियों में भक्ति काल के कबीरदास का हम नाम लेते हैं और थोड़ा पहले जाते हैं तो नानक देव का नाम लेते हैं। यानी पंजाब में नानक, बनारस में कबीर और महाराष्ट्र में नामदेव। यहाँ से राघवदास जी शुरुआत करते हैं और जब परिचय देते हैं तो सूफी कवियों का भी परिचय देते हैं, एक एक का परिचय देते हैं। शुरुआत में जब छंद लिखते हैं तो उसमें एक साथ पूरी सूची देते हैं, फिर उस सूची में एक एक को लेकर उसकी विशेषता, उसकी कविता की विशेषता, इसके साथ ही उसका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, यानी पूरी की पूरी जीवनचर्या, उसका महत्व और उसके लेखन की बात कविता की भाषा में बोलते हैं। लेकिन हिंदी शोध में हिंदी के शोधार्थियों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने इस तरह के ग्रंथों का न्यूनतम उपयोग किया है और दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो प्रश्न चिन्ह भी लगाया जाए और जहाँ से वस्तुएं प्रामाणिक होती है उस सामग्री का उपयोग न किया जाए तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है।
जैसे सूफियों की चर्चा करते समय राघव दास क्या लिखते हैं, अनल हक मंसूर राबिया हेतम शेख फरीद सुल्ताना दास कबीर कमला कामधुज देखो सदना सेव समन ए सदगुण जिन गलतान बिजुली खां वाजिद बहाउदी कादन महमूद संत भज जन जुमला उस्मान अवलिया पीर दास गरीब जन। अब इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम संतों का नाम लिया, सूफी संतों का नाम लिया और हिंदी के निर्गुण संतों का राघव दास ने नाम लिया। और इस नाम को लेने के पश्चात एक तरफ से शुरू करते हैं, राबिया, हेतम शेख, फरीद, सुल्तान, कबीर, कमला, उनका परिचय देते हैं कि एक इतनी सुविचारित पद्धति है, सुचिंतित पद्धति है जिस पर हिंदी के पुराने भक्तमालकारों ने काम किया है। 2 भक्तमाल चर्चित, मैंने जिसकी चर्चा की, ऐसे अनेक भक्तमाल लिखे गए होंगे। मैंने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि बहुत से हस्तलिखित मठों में पड़े हुए हैं। संभव है कि उसमें बहुत से भक्तमाल जो भक्तमाल अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, चूँकि हस्तलेखों पर काम नहीं हो रहा है, उनका प्रकाशन नहीं हो रहा है, इसलिए 30-35 वर्षों में हस्तलेखों के भीतर से एक भी पुस्तक प्रकाशित होकर के नहीं आई है। तो उसमें कितने रचनाकार दबे होंगे, इसका हम सहज अंदाज लगा सकते हैं। सिख गुरुओं की जब चर्चा शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं भक्तमालकार राघव दास, तो नानक से शुरुआत करते हैं। शुरू भी नानक से बात होती है, लेकिन नानक की बात करते हुए अन्य कवियों की भी चर्चा करते हैं। जिन कवियों में निर्गुण का तत्व है, उनकी चर्चा वे नानक के साथ करते हैं। एक पद है राघव दास का, नानक कबीर दादू जगन राघव पारमात्म जपे नानक सूरज रूप भूप सारे सुप्रकाशे मघवा दास कबीर ऊसर सूसर वर्षा से दादू चंद्र स्वरूप अमिकर सबको पोखय वरन निरंजनी मनो तृषा हरि जीव संतोषय। ये 4 महंत चहुचक्क में 4 पंथ निर्गुण के नानक कबीर दादू जगन राघव परमात्म जगे जपे। अब नानक कबीर दादू जगन और राघव, पहली पंक्ति में 5 लोगों का नाम लेते हैं। कहते हैं नानक ने, कबीर ने, दादू ने, जगन्नाथ दास ने और राघव दास स्वयं का नाम लेते हैं। कि राघव कह रहा है कि ये 4 महंत चहुचक में, चारों ओर जो प्रसिद्ध चर्चित महंत हैं, ये 4 हैं। महंत यहाँ गद्दीधारी के अर्थ में ही केवल मत लीजिए। 4 चर्चित, 4 स्कूल, 4 परंपराएं जो नाथ पंथ के भीतर से, संत साहित्य के भीतर से उदित हो रही है। इसमें 4 संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। नानक, कबीर, दादू और जगन्नाथ का वो नाम लेते हैं, जगन का नाम कर रहे हैं। अब इन चारों की चर्चा करते हैं तो चारों की विशेषता भी बतलाते हैं। कि नानक सूरज रूप, नानक सूर्य की तरह है। मघवा दास कबीर, इसमें कबीर इंद्र की तरह है। इंद्र क्यों है? कि ऊसर सूसर वर्षा से, इंद्र सर्वत्र वर्षा करता है। कबीर की वाणी सर्वत्र सुख को प्रदान करती है। वो ऊसर में भी बरसती है और सूसर में भी बरसती है, यानी तालाब पर भी बरसती है और रेगिस्तान में भी कबीर की वाणी बरसती है। दादू को चंद्रमा कहा। चंद्रमा इसलिए कहा कि अमिकर सबको पोषे। दादू दयाल की वाणी अमृत की तरह है। जैसे चंद्रमा के प्रकाश में सबका पोषण होता है, चंद्रमा से अमृत बरसता है, उस तरह दादू की वाणी से बरसता है। वरन निरंजनी मनो तृषा हरि जीव संतोषी। अब निरंजनी की चर्चा आई, ऊपर जगन की चर्चा आ रही है। पिछले किसी विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में मैंने निरंजनी पर चर्चा की थी।
ये विचार का विषय है। इस जगन की जिस चर्चा कर रहे हैं वो जगन कौन है, इसके बारे में अपने ढंग से राघव दास ने लिखा है। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि भक्तमाल कार ने भी बात करते हुए शोध के लिए विषय को छोड़ दिया। इस शोध को हम कैसे संभालें, हिंदी के शोधार्थियों को राघव दास का और नाभा दास का भक्तमाल पढ़ करके अपनी आलोचना दृष्टि भी विकसित करनी चाहिए, इतिहास दृष्टि भी विकसित करनी चाहिए, शोध के क्षेत्र में भी अपने को जागृत करना चाहिए और उस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। हमने दूसरे ग्रंथ की चर्चा की, परिचय। लगभग 20 परिचयियाँ उपलब्ध है। अब ये 20 परिचय उपलब्ध है, परिचय 10 पृष्ठ की है, 20 पृष्ठ की है। कई बार हमको लगता है कि ये 10 पृष्ठ की जो परिचय है वो इतनी महत्वपूर्ण क्या हो सकती है। एक संत का परिचय दिया गया है, एक कवि का परिचय है। हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में एक कवि का परिचय कितने पृष्ठ का होता है? 1 से 2 पृष्ठ। आलोचनात्मक इतिहास में रामकुमार वर्मा ने थोड़ा सा बड़ा परिचय दिया है, लेकिन वो भक्ति काल तक ही लिखा गया। एक परिचयकार एक कवि का परिचय 10, 20, 25 पृष्ठों में दे रहा है, तो कवि केंद्रित भी लिख रहा है, उसके रचना कर्म पर भी लिख रहा है, उसकी पृष्ठभूमि पर लिख रहा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर लिख रहा है, और समाज में और अध्यात्म की दृष्टि से वह रचनाकार कितना प्रतिष्ठित हो चुका था, इसकी बात भी वो करता है। अनंत दास ने पीपा जी की परिचय लिखी। पीपा रामानंद के शिष्य थे। पीपा की रचनाएं बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, लेकिन अनंत दास की दृष्टि में पीपा क्या है? मैं केवल एक क्षण कि परिचयकार किस तरह से लिखता है। हिंदी के वे शोधार्थी जिनकी उम्र 50-55 वर्ष तक हो गई, जो हमारे साथ के भी हैं, उसमें से बहुत कम लोगों ने किसी भी परिचय को देखा है और अपने को मध्यकाल का शोधार्थी कहते हैं। आज के शोधार्थी तो नहीं के बराबर हैं जिन्होंने किसी परिचय को देखा। अब अनंत दास एक परिचय नाम से ग्रंथ लिख रहे हैं पीपा जी के बारे में, और पीपा जी के विषय में इतना कहा जा रहा है, तो पीपा निश्चित रूप से कोई सामान्य कवि नहीं रहे होंगे। राजा से संत होते हैं पीपा जी। अनंत दास कहते हैं कि कल पैसार भय जन जेते, और न जानी हुए है केते, पीपा पार ब्रह्म को अंशु अशु, लय बैठो सुख के सर्वशु, ना काहू सो करे उपाधि, ऐसी भक्ति लके लोक कै साधी, घट घट पूज्यो आत्म देवा, सब जीवन की कीनी सेवा, जो जाको जानत हो जैसी, ताकि होय प्रतिष्ठा तैसी। पीपा परम ब्रह्म का अंश है, वो सुख का सर्वस्व को लेकर बैठा हुआ है। किसी उपाधि के लिए कोई उपाधि धारण नहीं किया। ऐसी भक्ति है जिसमें लोक को साधता है। लोक बहुत चर्चित शब्द है, ये हिंदी समीक्षा का अपना शब्द है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक की बात करते हैं, अनंत दास लोक की साधना की बात कर रहे हैं और उस आत्मा को पूज रहा है जो घट घट में विद्यमान है। आज की समस्या क्या है? जो हमारे भीतर है उसको हम दूसरे के भीतर नहीं देख रहे हैं, इसलिए अपने और पराये का बोध बहुत प्रबल है। संत जब कहता है, या पीपा जी एक कवि के बारे में जब बतला रहा है, तो वो कह रहा है कि घट घट में एक आत्मा की पूजा करता है और जिसने सभी जीवों की सेवा की है, जो जाको जानत है जैसे, जिसको वो जैसा जानता या समझता है, या जो जिसको जानता या समझता है, या लोक जिसको जानता या जैसा समझता है, उसको लोक में वैसी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यानी पीपा जी को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वो प्रतिष्ठा लोक के द्वारा उनको प्राप्त हुई है। यानी ये पंक्तियाँ लोक में पीपा जी कितने प्रतिष्ठित थे
उसकी वाचक है। और यह परिचय अनंत दास ने दिया, जिसने पीपा जी की परिचय लिखी। आप पे 10-20 पृष्ठ लिखते हैं किसी के परिचय में। कृतित्व और व्यक्तित्व पर, चाहे आधुनिक उपन्यासों पर कोई शोधार्थी काम कर रहा हो, कहानी पर काम कर रहा हो, मध्यकाल पर काम कर रहा हो, शोध में पहला अध्याय लिखता है कृतित्व और व्यक्तित्व। आप कृतित्व के विषय में चाहे जितने लोगों को उद्धृत कर दीजिए, जितना परिचय दीजिए, मध्यकाल पर काम कर रहे हैं, लेकिन यदि परिचय से 2 छंद उद्धृत किए गए हैं तो वे 2 छंद 20 पृष्ठ नहीं 50 पृष्ठों के बराबर है। क्योंकि जो परिचय लिखने वाला है या तो समकालीन है या थोड़े ही बाद का है। और ऐसी परिचयियाँ कितनी लिखी गई। कुछ चर्चित परिचयों का मैं नाम लूँगा। बहुत से हिंदी के शोधार्थी जुड़े हुए हैं और शिक्षण विकास को केंद्र में रखकर ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जो परिचयियाँ प्रकाशित हैं, जैसे कबीर जी की परिचय, कहीं परिचय लिखा है, कहीं परिचय लिखा है, कहीं पर्चा लिखा है, कहीं परिचय लिखा है। नामदेव जी की परिचय, पीपा जी की परिचय की हमने चर्चा की। सेऊ समन जी की परिचय, और सेऊ समन जी की परिचय लिखी जा रही है, लेकिन सेऊ समन की रचनाओं से हम कितने परिचित हैं। सेऊ समन के नाम पर एक परिचय ग्रंथ प्राप्त होता है। त्रिलोचन जी की परिचय, भरथरी जी की परिचय, रैदास जी की परिचय, जगजीवन साहब की परिचय, चरणदास जी की परिचय। अब चरणदास की 2 शिष्याँ हैं, सहजोबाई और दयाबाई। महिला संतों की हम बात करते हैं तो सहजोबाई और दयाबाई का नाम हमारे सामने आता है। उसके पहले राजस्थान की संत मीराबाई का नाम आता है। तो जिस संत ने महिलाओं को शिष्या बनाया और उनको इस योग्य बनाया कि वो कविता लिख सकें, उसके विषय में जो परिचय लिखी गई है, उस चरणदास की परिचय को पढ़ना चाहिए। दादू जन्म लीला पर्ची, दादू को समझने के लिए प्रामाणिक रूप से दादू जन्म लीला पर्ची का अध्ययन आवश्यक है। रंका बंका की परिचय, हरिदास जी की परिचय। अब हरिदास नाम से कई संत मिलते हैं। पंचबानी संग्रहों में हरिदास जी की बानियाँ मिलती हैं। एक भी पंचबानी यानी जिसमें कबीर है, जिसमें नानक, जिसमें रैदास, जहाँ नामदेव है, और एक अन्य संत की बानी जिसमें प्राप्त होती है। ऐसे संतों में हरिदास जी की वाणी यत्र तत्र प्राप्त होती है। हिंदी में पंचबानी संग्रह प्रकाशित ही नहीं हुए। ये पंचबानी संग्रह सब हस्तलेखों में है। जिस संग्रह में कबीर हो, जिसमें रैदास हो, जिसमें हरिदास हो, जिसमें नामदेव हो, उनकी बाणियों का ग्रंथ संपादित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि कोई शोधार्थी संपादन का बीड़ा उठाता है तो अपने आप में पूरा शोध है, यानी शोध के विषय में 50-60 पेज लिखते हुए उस वाणी को संग्रह में शामिल करता है, तो हिंदी का शोध है या नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा रंका बंका की परिचय की चर्चा की, सेवादास जी की परिचय लिखी गई, गोपी चंद की परिचय है, मलुक दास जी की परिचय है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदी में परिचय का साहित्य प्राप्त होता है। उस परिचय साहित्य के आधार पर हिंदी के शोधार्थियों को अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ये परिचय साहित्य, सरबंगी साहित्य। सरबंगी एक संग्रह ग्रंथ है। इस संग्रह ग्रंथ में 150 से लेकर 250 तक के संतों की रचनाओं का संग्रह है। देखने का विषय ये है कि किसी संग्रह में 250 कवि हैं, उसमें से अधिकांश कवियों की रचनाएं प्रकाशित हैं, तो उस संग्रहकर्ता ने जिन रचनाओं को लिखा और अन्य संग्रहों में जो रचनाएं प्राप्त होती हैं, दोनों का मिलान करना होगा। संग्रहकर्ता ने इस कविता को क्यों रखा और दूसरे लोगों ने जो संपादित ग्रंथ संपादित किए, उसमें वे रचनाकार और रचनाएं छूट रही हैं कि आ रही हैं। नहीं आ रही हैं तो कैसे छूट गई, छूट गई तो क्यों छूट गई, उनकी प्रामाणिकता कितनी है। जो संग्रहकर्ता लिख रहा है वह प्रामाणिक है
या बाद में जो आई वो प्रमाणिक है। यदि किसी रचना की प्रमाणिकता पर हमको संदेह होता है तो हम गुरु ग्रंथ साहब की तरफ जाते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में जो रचनाएं संग्रहित हैं वे प्रमाणिक होंगी ही, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के संपादनकर्ता ने इस बात का पूरा विचार किया कि प्रमाणिक रचनाओं को रखा जाए। तो ऐसे जो अन्य ग्रंथ संपादित किए गए उन रचनाकारों ने, संग्रहकर्ताओं ने भी इसी ढंग से विचार किया और विचार किया है। तो वे रचनाएं क्रमशः संबंधित कवि की रचनाओं के साथ जुड़ करके प्रकाशित होनी चाहिए। हिंदी गद्य पर हम चर्चा करते हैं। हिंदी गद्य की शुरुआत आदिकाल में हो जाती है। जब हिंदी गद्य आदिकाल की बात होती है तो उसको खड़ी बोली मत समझ लीजिएगा। हिंदी गद्य का क्रमशः विकास हुआ, लेकिन हिंदी के शोधार्थियों को ये विचार करने की बात है, विचार करना चाहिए कि मध्यकाल में जो गद्य लिखा जा रहा था वो गद्य कैसा था। हिंदी ने अपने भीतर 19 बोलियों को समाहित कर लिया कि ये इन बोलियों भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य हिंदी का साहित्य है। उसमें ब्रजभाषा है, अवधी है, पहाड़ी बोलियां हैं, बुंदेली है, राजस्थानी की सभी बोलियां हैं। ये सब मिलकर के हिंदी साहित्य होता है। तो जब हम राजस्थानी पर चर्चा करें, ब्रज पर चर्चा करते हैं, अवधी पर चर्चा करते हैं, बुंदेली पर चर्चा करते हैं, तो वह हिंदी का साहित्य है। यदि राजस्थानी का साहित्य 12वीं से 13वीं शताब्दी में लिखा जा रहा है तो हिंदी साहित्य का इतिहास वहाँ से हम जोड़ते हैं। कई बार राजस्थानी ब्रजभाषा पर चर्चा करने वाले, अवधी पर चर्चा करने वाले उस प्राचीनता को उसके साथ जोड़ते हैं। वो ठीक है, वो भाषा उतनी पुरानी है, लेकिन हिंदी वालों ने उसके अपना माना कि ब्रज का साहित्य हिंदी का साहित्य है, राजस्थानी का साहित्य अपना साहित्य है। जो लोग उसे अलग करके देखते हैं उनको देखने की छूट है, लेकिन जो राजस्थानी की प्राचीनता है वह हिंदी की प्राचीनता है। और राजस्थानी के गौरव के साथ, उसके साहित्य के गौरव के साथ, उस भाषा के गौरव के साथ हिंदी साहित्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। गुर्जर भाषा और मरु भाषा 12वीं, 11वीं, 13वीं शताब्दी तक एक मानकर पढ़ी जाती थी। उसको गुर्जर मुरु भाषा के रूप में पहचाना जाता था। इसलिए गद्य लेखन की परंपरा की जब शुरुआत की हम बात करते हैं तो यह गद्य लेखन हिंदी में 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। यह राजस्थानी का गद्य है, यह हिंदी का गद्य है, और बड़ी संख्या में गद्य लिखे गए। अवधी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा गया, ये दामोदर पंडित ने लिखा, और अपभ्रंश वाले भी इसको अपने साहित्य के अंतर्गत गिनते हैं। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित ने लिखा, यह अवधी प्रभावित अपभ्रंश है। ये अवधी बोली को समझाने के लिए लिखा गया, और समझाने के लिए लिखा गया तो संस्कृत के रूपांतरण किए गए। यानी दामोदर पंडित को लगा कि संस्कृत का रूपांतर करते हैं तो ज़्यादा सहज होगा, क्योंकि परवर्ती अपभ्रंश, अवधी और संस्कृत रूपांतर के साथ दामोदर पंडित ने एक पुस्तक तैयार की, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये बहुत रोचक पुस्तक है। आप इसके माध्यम से परवर्ती अपभ्रंश, अवधी और संस्कृत को समझ सकते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण की तरह उसके पश्चात कोई अन्य रचना लिखी गई हो ऐसी प्राप्त नहीं होती है। हो सकता है ऐसी रचना लिखी गई हो, वह भी किसी हस्तलेख में दबी पड़ी। ब्रजभाषा और दक्षिणी में गद्य लेखन की परंपरा 14वीं शताब्दी में शुरू होती है। कुछ लोग इसको 13वीं शताब्दी में ही मानते हैं, थोड़ा पहले मान लीजिए 14वीं शताब्दी से। इस गद्य लेखन पर पिछले 30-40 वर्षों से कोई महत्वपूर्ण शोध काम नहीं हुआ। हिंदी का शोधार्थी उपन्यास पर शोध करने में रुचि रखता है। उपन्यास 500, 600, 400 पृष्ठ का लिखा गया तो उपन्यास सब कुछ कहता है, और आज का उपन्यास लिखा गया है, आज की घटनाओं से हम परिचित हैं, और उस यथार्थ को
या आदर्श के पुट के साथ उपन्यासकार लिख रहा है तो हम दोहराव करने में रुचि रखते हैं कि उपन्यास का एक पैराग्राफ एक पृष्ठ कोट करेंगे, 2-4 पंक्तियां अपने लिखेंगे, फिर उस पात्र के बारे में लिखेंगे, पात्र के विषय में 2 पंक्ति लिखेंगे, उपन्यास का एक पृष्ठ आधा पृष्ठ उद्धृत करेंगे, शोध पूरा होता है। लेकिन वस्तुतः यह गद्य इस रूप में पहुंचा है तो कहाँ से पहुंचा? दामोदर पंडित कौन सा गद्य लिख रहे थे? ब्रजभाषा दक्षिणी में कौन सा गद्य लिखा जा रहा था? वह गद्य लिखा जा रहा था तो उसमें कौन सी कृतियाँ लिखी जा रही थी? इसको जानने पहचानने की ज़रूरत है और इस दृष्टि से बहुत बड़ी संख्या में गद्य लिखे गए। इसमें हम खड़ी बोली के तत्व को ढूंढ सकते हैं। इस गद्य में ज्ञान विज्ञान के विषय लिखे गए। गांधी जी से किसी ने कहा कि आप जिस हिंदी की प्रशंसा बार बार करते हैं उस हिंदी में तेज नहीं है। गांधी जी विचार करने लगे कि ऐसा क्यों कहा किसी ने कि हिंदी में तेज नहीं है। फिर पूछा कि हिंदी में तेज नहीं है ऐसा किसी ने कहा। लोगों ने उत्तर दिया कि जिस भाषा में ज्ञान विज्ञान न हो वो तेजस्वी कैसे हो सकती है। इस विषय को गांधी जी ने साहित्य सम्मेलन की बैठकों में, अधिवेशन में, अन्यत्र भी चर्चा में लिखा है कि भाषा को तेजस्वी बनाने के लिए आवश्यक है उसमें ज्ञान विज्ञान के विषय लिखे जाए। लेकिन हिंदी गद्य के शुरुआती दिनों में ज्ञान विज्ञान लिखे जा रहे थे। ब्रजभाषा का जो गद्य है उसमें गणित, विज्ञान, धर्म, दर्शन, धनुर्वेद, ज्योतिष, भूगोल, व्याकरण, शकुन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इसकी पुस्तकें लिखी गई। असमिया साहित्य में अश्वपालन की पुस्तक है, उसकी प्रशंसा होती है। हिंदी में भी अश्वपालन से जुड़ी हुई पुस्तक लिखी गई, गद्य में लिखी गई। हिंदी के गद्यकारों ने टीका लिखा, टिप्पणी लिखा, भावना लिखा, पत्र लिखा और जो शिलालेख लिखे गए उसमें भी हिंदी का गद्य है। उस गद्य का हमने कितना उपयोग किया। टीका बहुत हल्के में ली जाने लगी। टीका और तिलक क्या होता है, व्याख्या वस्तुतः क्या होती है। घनानंद के पदों की व्याख्या और तिलक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। 4 पंक्ति की व्याख्या 3 पृष्ठों तक कैसे हो सकती है, ये जानना हो तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को पढ़ना चाहिए। जो मध्यकाल जिसमें भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों समाहित है, उसके बड़े विद्वान और व्याख्याकार थे। प्रोफेसर नामवर सिंह जी कहते हैं कि हिंदी के समर्थ शिक्षक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल पर काम किया, जो भक्तिकाल पर काम किया, तुलसीदास से लेकर घनानंद तक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो कहते हैं उसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। तब हमको बात भी समझ में आ जाएगी कि तिलक और टीका का क्या महत्व होता है, टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण होती है। गोरखनाथ को समझने और समझाने के लिए, गोरखनाथ अपने युग के महान योगी थे, गोरख सार लिखा गया। शिष्ट पुराण गद्य की रचना मिलती है, गोरक्षोपनिषद मिलता है तथा महादेव गोरख गोष्ठी प्राप्त होती है। यह आदिकाल के उत्तरार्ध की और भक्ति काल की रचना है। ये गद्य में लिखी हुई रचना है। हिंदी गद्य 12वीं 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, यानी हिंदी कविता के मध्यकाल की शुरुआत के पहले से ही हिंदी में गद्य लेखन प्रारंभ हुआ और गद्य और पद्य लेखन समानांतर रख करके, क्या शोध की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज मैंने विचार किया कि राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा विभाग है और वह विभाग हिंदी के शोध पर परिचर्या आयोजित कर रहा है। ये विषय मैं बधाई बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि इस पर शुरुआत
उत्तर भारत और हिंदी क्षेत्र के विभागों को करना चाहिए था, लेकिन ये सोच राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शिक्षकों के मन में आई, कुलपति महोदय के मन में आई, तो वे बार बार साधुवाद बधाई के पात्र हैं। मैंने भी विचार किया कि जिन विषयों पर प्रायः बोलता हूँ उससे अलग हटकर शोध के संदर्भ में चर्चा की जाए, इसलिए मैंने गद्य विषय को चुना। तो गद्य में अन्य विषय लिखे जाने चाहिए। गणित विज्ञान न होने के कारण, प्रबंधन न होने के कारण, अभियांत्रिकी न होने के कारण वैश्विक धरातल पर हिंदी पिछड़ रही है। और शोध में जो ये विषय पहले ही आ चुके हैं उनकी भी हम चर्चा नहीं करेंगे। जो भी लिखा गया उसकी चर्चा करनी चाहिए, इसलिए उस क्षेत्र में लिखने वालों की हिम्मत बढ़ती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। और भक्ति साहित्य के संदर्भ में भी जो लिखा गया उसकी भी चर्चा जो साहित्य के विद्यार्थियों के द्वारा की जानी चाहिए, उसकी चर्चा हमने नहीं की। वल्लभाचार्य के नाम से एक प्रसिद्ध ग्रंथ मिलता है 84 अपराध। कहते हैं कि किसी शिष्य ने लिखा, जो भी लिखा पुस्तक प्राप्त होती है। तो इस 84 अपराध में वल्लभाचार्य ने या उनके शिष्य ने किस चीज़ का वर्णन किया है? क्या हिंदी साहित्य के किसी भी इतिहास में हम इसको पढ़ सकते हैं? कहीं इस पर लेख पढ़ने को मिलता है क्या? कई शोध पत्रिकाएं निकलती हैं, शोध पत्रों में क्या छपता है? शोध पत्रिका हिंदी के शोधार्थियों को 3 शोध पत्रिकाएं प्राचीन साहित्य को जानने के लिए पढ़ना चाहिए। साहित्य सम्मेलन से निकलने वाली पत्रिका, नागरिक पचाणी सभा पत्रिका के पुराने अंक, हिंदी अनुशीलन। हिंदी अनुशीलन भारतीय हिंदी परिषद की पत्रिका है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने प्रारंभ किया था और आज़ादी के पहले की यानी 1943 से आज तक निकलने वाली एकमात्र शोध पत्रिका हिंदी अनुशीलन है। और इसकी प्रशंसा 1962-63 में आचार्य शिवपूजन सहाय ने की थी। मैंने किसी अंक के संपादकीय में उसको पूरा उद्धृत किया। शिवपूजन सहाय ने कहा कि हिंदी अनुशीलन हिंदी साहित्य का इतिहास बनाने वाली पत्रिका है। तो जो बेहतर शोधार्थी हैं उनको हिंदी अनुशीलन के अंकों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि 1943 से लगातार ये शोध पत्रिका निकल रही है, तो उसके अंकों में हिंदी के तमाम बड़े साहित्यकारों ने, समीक्षकों ने, इतिहासकारों ने लिखा है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान की गवेषणा 1963 से लगातार प्रकाशित हो रही है। पहले वार्षिक थी, फिर अर्धवार्षिक हुई, त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होती है। जिनको भाषा में रुचि है उनको हिंदी अनुशीलन का अध्ययन करना ही चाहिए और उसके माध्यम से हम अपने शोध को भी समृद्ध करते हैं, स्वयं को भी समृद्ध करते हैं और हिंदी भाषा और साहित्य को भी समृद्ध कर पाएंगे। उसी तरह से श्रृंगार रस मंडन पुस्तक विट्ठल नाथ के नाम से मिलती है। ये किसी संस्कृत की पुस्तक का अनुवाद है, लेकिन श्रृंगार रस मंडन गद्य में लिखी हुई रचना है। यमनाष्टक नवरत्न सटीक यह 18वीं शताब्दी की रचना है, यानी रीतिकाल के समय की। नासकेत पुराण भाषा ये नंददास की रचना है। नंददास प्रसिद्ध कवि थे। नंददास ने रास पर लिखा, रास परक रचनाएं लिखी और नंददास नासिकेत पुराण भाषा लिख रहे हैं। ये गद्य की रचना है। दोनों नंददास एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक है तो बहुत बड़ी बात है, दोनों अलग अलग हैं तो एक गद्य का रचनाकार है, एक पद्य का रचनाकार है। और इतना बड़ा गद्य साहित्य रीतिकाल में लिखा जा रहा है, इसको केंद्र में रखते हुए किसी ने शोध किया है क्या? शोध किया है तो छपा है और चर्चा में आया क्या? उसी तरह से हरिराय ने षड्ऋतु वार्ता लिखी। षड्ऋतु वार्ता को कुछ लोग चतुर्भुज दास की रचना कहते हैं। षड्ऋतु वार्ता को देखना चाहिए। गोकुलनाथ जी ने वन यात्रा नाम से एक गद्य की पुस्तक लिखी। ध्रुवदास ने 1519 ईस्वी में सिद्धांत विचार नामक गद्य की पुस्तक लिखी। इन पुस्तकों की चर्चा में जानबूझकर कर रहा हूँ। इन पुस्तकों के नाम हिंदी के शोधार्थियों को याद भी है। याद इसलिए है
कि नेट JRF की परीक्षा में कई बार 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसके रचनाकार का नाम और रचना का नाम कुछ विद्यार्थी याद करके रखते हैं। कभी पूछ लिया जाएगा तो टिक लगा देंगे, लेकिन ये सामान्य रचनाएं नहीं है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास बनाने वाली रचनाएं हैं। हिंदी गद्य के विकास को देखने के लिए ये रचनाएं हैं। उसी तरह से नाभा दास के नाम से एक पुस्तक मिलती है अष्टयाम। इसमें रामचंद्र की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम साधना पर हम लोगों ने पढ़ा। ब्रज में बहुत से मंदिरों में अष्टयाम की साधना है। 8 याम खुलने और बंद होने वाले मंदिर हैं, उनकी पूजा की पद्धति है। एक पुस्तक नाभादास ने लिखी। क्या ये नाभादास वही है जिन्होंने भक्तमाल लिखा या दूसरे नाभादास हैं? हिंदी के इतिहासकारों ने सूचना दी कि यह रचना 56 पृष्ठों की है और छतरपुर नरेश के पुस्तकालय में है। अब इस बात को सब लोग लिखते हैं कि यह रचना छतरपुर नरेश के पुस्तकालय में है, नाभादास ने लिखी और नाम अष्टयाम है। इसको हम कब तक लिखेंगे? मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, अब छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय है। छतरपुर जाकर के किसी ने ये प्रयास किया तो हमें भी सूचित कर दें कि ये रचना प्रकाशित हो गई है। नाभादास लिख रहे हो, राम अष्टयाम लिख रहे हो, और इस सूचना को कितनी बार दोहराया जाएगा? तो पुस्तक प्रकाश में आनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। उसी तरह से विट्ठलनाथ या गोकुलनाथ जी की एक रचना है वचनामृत। कुछ लोग कहते हैं किसी शिष्य ने लिख दिया। अब विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ दोनों हिंदी के बहुत ही चर्चित और प्रतिष्ठित नाम हैं। उनके शिष्यों की परंपरा है। इन नामों के समानांतर इनके शिष्यों को हम याद करते हैं। और वचनामृत नाम से कोई पुस्तक है, तो ये कब तक ये बात चलती रहेगी कि किसी शिष्य की रचना है? ये विट्ठलनाथ या गोकुलनाथ की रचना नहीं है, शिष्य की रचना ही है। तो उस शिष्य का नाम प्रकाश में आना चाहिए, उस शिष्य के अन्य काम प्रकाश में आने चाहिए। उस रचना पर शोध हुआ होता तो आज ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये रचना विवादास्पद है। रचना तो है, प्रमाणिक हो सकती है, अप्रमाणिक हो सकती है, लेकिन केवल इस एक पंक्ति को लिख देने से हमारी शोध के प्रति गंभीरता दिखलाई पड़ती है। उसी तरह से एक अज्ञात रचनाकार ने शालिहोत्र नाम से पुस्तक लिखी। मैंने अश्व चिकित्सा पुस्तक की चर्चा की। यह पुस्तक निश्चित रूप से किसी संस्कृत ग्रंथ के आधार पर लिखी गई होगी, और उस संस्कृत ग्रंथ का नाम है नकुल पांडव। नकुल और सहदेव अज्ञातवास के समय किसी अश्वशाला में काम कर रहे थे। संस्कृत के आचार्यों ने यह पुस्तक लिखी। चूँकि अश्व बहुत ही युद्ध के लिए महत्वपूर्ण जानवर है। चतुरंगणी सेना में हाथी होगा, घोड़ा होगा, तो घोड़ा है तो अश्व है, और रथ है तो अश्व है। इसलिए अश्व शास्त्र पर सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी गद्य में भी लिखी है, संस्कृत से लेकर के लिखी गई होगी, लेकिन वह अश्व शास्त्र पर लिखी हुई गद्य की पुस्तक इस तरह की है। बनारसी दास जैन की अब चर्चा होती है, लेकिन बनारसी दास जैन ने केवल एक पुस्तक नहीं लिखी है, उनकी गद्य की कई पुस्तकें हैं। परमार्थ वचनिका, मिथ्या तत्व विवेचन, ये भी बनारसी दास की पुस्तक है। इस पुस्तक से हिंदी जगत अपरिचित नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के वर्ण विषय से जरूर अपरिचित है। इन पुस्तकों पर शोध नहीं हुआ। 84 वैष्णव की वार्ता, ये हमारी आलोचना पद्धति है। जब हम अपनी आलोचना समीक्षा की बात करते हैं पाश्चात्य जगत से अलग, जब हम अपने इतिहास की बात करते हैं तो 84 वैष्णव की वार्ता के बिना ये बात पूरी नहीं होगी। 84 वैष्णव की वार्ता पर काम होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और एक 84 वार्ता भी पुस्तक है। 84 वार्ता कांकरोली विद्या विभाग में सुरक्षित है। ये 1640 ईस्वी में
लिखी गई तो काकरोली के विद्या विभाग में सुरक्षित है तो प्रकाशित होनी चाहिए। प्रकाशित हुई है तो उस पर शोध होना चाहिए। शोध हुआ तो उस पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे जाने चाहिए। यह काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हिंदी के शोधार्थी किन विषयों पर शोध की दिशा में अग्रसर है? उनका शोध राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज के लिए किस प्रकार का है? समाज जिससे चेतित होता है। समाज की चिंता को हम देखते हैं। ये चिंता इतिहास की चिंता नहीं है और इतिहास की चिंता केवल इतिहास की चिंता नहीं होती, वो आज की चिंता होती है। इतिहास के जितने मुद्दे हैं वो आज के मुद्दे हैं। भारत का विभाजन हुआ, क्या वो इतिहास हो गया? 1947 73 वर्ष पुराना इतिहास है, लेकिन वो आज का क्या ज्वलंत मुद्दा नहीं है। राम जन्मभूमि माननीय उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से अभी प्राप्त हुई है। वो इतिहास का मुद्दा था, वो आज का भी मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे विषय, उनको इतिहास का विषय कह करके ये तब के मुद्दे थे, ये तब के मुद्दे नहीं थे। बहुत सारे विषय, चर्चाएं आज के ज्वलंत विषय हैं। वे जितना तब ज्वलंत थे उतना आज भी ज्वलंत है। 1990-92 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया। 90-92 को कह करके आज उस पर लिखना पढ़ना बंद कर देंगे, उस पर शोध बंद कर देंगे। ये 30 वर्ष पुराना मुद्दा है। आज जो हो रहा है उस पर लिखा जाए। अरे तब जो लिखा गया, क्या लिखा गया? आर्थिक रूप से, इतिहास के रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से क्या लिखा पढ़ा गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसको आज के संदर्भों में चर्चा होनी चाहिए। 84 वैष्णवों की वार्ता और इस प्रकार का जो वार्ता साहित्य है, बात साहित्य है, ख्यात साहित्य है, वो साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, गद्य का ग्रंथ है। हिंदी की बोलियों के विकास को समझने के लिए आवश्यक है। कोई ब्रजभाषा के विकास को समझने के लिए आवश्यक है, कोई राजस्थानी के विकास को समझने के लिए आवश्यक है, कोई अवधी बुंदेली के विकास को समझने के लिए आवश्यक है, कोई पहाड़ी बोलियों को समझने के लिए आवश्यक है। अकेले गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने 20 वार्ता ग्रंथ लिखे। अब हम समझ सकते हैं कि गोकुलनाथ जी कितने बड़े व्यक्ति थे, गोकुलनाथ जी की कितनी महिमा रही होगी। एक व्यक्ति 20 वार्ता ग्रंथ लिख रहा है। कुछ लोगों ने कहा वो प्रवचन थे। अरे भाई, वाचिक परंपरा के आचार्य प्रतिष्ठित हैं कि नहीं है? वो प्रवचन थे तो छपे हैं ना, उनके शिष्यों ने लिखे तो लिखित रूप में प्राप्त होता है। और ये जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं उसमें केवल 84 वैष्णवों की वार्ता नहीं है, 252 वैष्णवों की वार्ता है, षड ऋतु वार्ता है, भाव सिंधु वार्ता है, नित्य सेवा प्रकार वार्ता है, रहस्य भावना, उत्सव भावना, सन्यास जी के स्वरूप की भावना। इस प्रकार के वार्ता ग्रंथ है। ये वार्ता ग्रंथ या मध्यकालीन साहित्य को समझने के लिए आधुनिक संदर्भों में कम उपयोगी है। इन पर ये 20 ग्रंथ हैं, इस पर 40 से 80 शोध इन ग्रंथों को केंद्र में रखकर किए जा सकते हैं। इन पर चर्चाएं, इन पर बातचीत, जिन पत्रिकाओं की मैंने चर्चा की, इन गद्य साहित्य पर बातचीत, नागरिक पचाणी पत्रिका, हिंदी अनुशील और भाषाओं को लेकर के हिंदी गवेषणा में की गई। ये 3 पत्रिकाएं हिंदी के शोधार्थियों को बार बार देखनी चाहिए, जिनको भक्ति काल और रीति काल में दिलचस्पी है। श्री वैकुंठ मणि शुक्ल 1623 ईस्वी, ये बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने वैशाख महात्म नाम से
एक गद्य की रचना लिखी। ओरछा नरेश जसवंत सिंह जी ने प्रेरित किया कि वैशाख महात्म लिखो। अब वैशाख का महीना अभी बीता है, तपती गर्मी पड़ती है। वैशाख और चैत वैशाख ये वसंत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु तो ज्येष्ठ और आषाढ़ है। और वैशाख का महात्म एक बुंदेलखंड का रचनाकार वैकुंठमणि शुक्ल लिख रहे हैं। वो अभी 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में 1623 ईस्वी में, तो उसमें क्या लिख रहे थे? ओरछा नरेश उनको इस तरह की पुस्तक लिखने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे थे? इस पुस्तक को केंद्र में रख करके इस प्रकार के कि अन्य जो पुस्तकें लिखी गई, जो गद्य में लिखी गई, पद्य में लिखी गई, उनको रख करके तुलनात्मक अध्ययन की गुंजाइश है, स्वतंत्र अध्ययन की गुंजाइश है। राजस्थानी गद्य पर मैंने चर्चा की और राजस्थानी गद्य 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्राप्त होने लगता है। कुछ लोग इसको और पीछे ले जाते हैं, लेकिन आराधना नाम की एक पुस्तक 1273 ईस्वी की प्राप्त होती है। ये पुस्तक 200 पृष्ठों की है। एक 1279 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण की टीका राजस्थानी गद्य में मिलती है, पाल शिक्षा टीका, यानी 13वीं शताब्दी में राजस्थान के संस्कृत के पंडित राजस्थानी में अपने बच्चों को संस्कृत सिखाने का उपक्रम कर रहे थे। वो संस्कृत किस प्रकार से सिखा रहे थे? वो गद्य की टीकाएँ कैसी हैं हिंदी भाषा विज्ञान में काम करने वालों के लिए, ये अच्छे क्रम से छूटता जा रहा है। विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान के विभाग हैं, बंद भी हो गए, बहुत कम विद्यार्थी जाते हैं। जिस देश में 1700 भाषाएं और बोलियां जीवित रूप में विद्यमान है, जिसका लोक साहित्य विद्यमान है, जिसको बोलने वाले 2000, 4000, 5000 हैं, वे भी अपनी भाषा को जिंदा जिला रखे हुए हैं। उस देश में भाषा विज्ञान के कितने विभाग होने चाहिए? क्या प्रत्येक विश्वविद्यालय में भाषा का विभाग नहीं होना चाहिए? भारत में एक विश्वविद्यालय है इफ्लू, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, लेकिन भारत में भारतीय भाषाओं का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जो संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, उनको भी एक परिसर में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ विश्वविद्यालयों ने 2-4 भाषाओं को अपने विश्वविद्यालय में खोल लिया है। डिप्लोमा के आधार पर उनकी पढ़ाई हो जाती है। मैंने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तेलुगु में एडवांस डिप्लोमा किया है, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये विभाग एमए और पीएचडी के स्तर तक स्थापित होना पढ़ाए जाए, एक परिसर में पढ़ाए जाए। यानी राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य की तुलना करनी हो, बुंदेली गद्य देखना हो, और हमको तेलुगु और तमिल में कोई साहित्य लिखा गया हो, आपको आश्चर्य होगा कि रश्मि रथी दिनकर जी ने लिखा कर्ण चरित्र। तेलुगु साहित्य में कर्ण के चरित्र को केंद्र में रख करके उसी तरह की रचना 800 वर्ष पहले लिखी गई थी। अब ये संभव तब है जब एक परिसर में पूरा भारत उन भाषाओं को पढ़े। मैं धन्यवाद देता हूँ अरुणाचलियों कि लगभग 125 जनजातियाँ हैं और उनकी 60 से अधिक भाषाएं जीवित हैं। मेरे विद्यार्थी होकर ने चर्चा की कि केंद्रीय हिंदी संस्थान ने 8 भाषाओं का कोर्स बनाया। ये कोई एहसान नहीं है। यदि मैं अरुणाचल नहीं गया होता तो मुझे भी ये जानकारी नहीं होती, शायद ऐसा लगाव भी नहीं होता। इन 56-60 भाषाओं का क्यों नहीं कोर्स बनना चाहिए? पूरा अरुणाचल प्रदेश हिंदी बोलता है, तो क्या ये हिंदी वालों का कर्तव्य नहीं है कि अरुणाचल की सभी बोलियों का कोर्स भी बने और उनके लोक साहित्य का संरक्षण भी हो, उनका संवर्धन भी हो?
उनका व्याकरण भी लिखा जाए, उन पर शोध भी। जब राजस्थानी ब्रजभाषा का गद्य ही उपेक्षित है तो उस गद्य में क्या लिखा जा रहा है, गद्य में कौन सा लोक साहित्य प्राप्त है, वो हमारे शोध के केंद्र में आना चाहिए। मैंने आराधना की चर्चा की, बाल शिक्षा टीका की चर्चा की, उसी तरह से जगत सुंदरी प्रयोग माला यह पद्य गद्य युक्त वैद्यक की रचना है, आयुर्वेद की रचना है। हर युग में, हर भाषा बोली में आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना हुई। आयुर्वेद के ग्रंथ आज भी लिखे जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आयुर्वेद का जो शोध है, आयुर्वेद की जो दवाएं हैं, उसको एलोपैथ वाले मान्यता नहीं देते। आज इस कोरोना के भयंकर संकट काल में एलोपैथ के पास जब कोई दवा नहीं है तो आयुष मंत्रालय का काढ़ा पी रहे हैं। उस काढ़ा से जिंदा है, क्योंकि एलोपैथ की कोई दवा नहीं है। सारी दुनिया ढूंढने में लगी हुई है, जब ढूंढकर आएगा तब तक तो हमको आयुर्वेद ही जिंदा किया है। अरुणाचल प्रदेश के लोग उन वनस्पतियों और वनौषधियों के बल पर ही तो जिंदा थे। उनके पास कौन सा एलोपैथ गया था? आज़ाद भारत में इस एलोपैथ वालों ने कोई टैबलेट नहीं बनाया है। कुछ लोग सुन करके दुखी होते हैं, दुखी होने दो। अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई होगी और इनसे दवा एक न खोजी जाएगी। आज तक कुछ खोजा नहीं है, अब खोज लें तो हम उनको धन्यवाद देंगे। कुछ लोग सुन के कह रहे हैं इतनी दवाएं बनती हैं। दवाएं भारत में बनती हैं, जमीन हमारी है, पैसा हमारा है, उद्यमी हमारे हैं, मजदूर हमारे हैं, रिसर्च हमारा नहीं है। मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को हमने कई बार कहा और पूछता हूँ कि कुछ खोजा हो तो उसकी सूची हमको दे दीजिए। मैं अपने भाषण में बोला करूँगा कितने टैबलेट भारत ने खोजे हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ गद्य में लिखे जा रहे थे। उन आयुर्वेद ग्रंथों की भाषा क्या थी, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, शोध होना चाहिए। और अन्य भारतीय भाषाओं में आयुर्वेद में जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों की भाषा पर भाषा विज्ञान का शोधार्थी काम कर सकता है। उसी तरह से नौकार व्याख्यान टीका 1301 ईस्वी में है। सर्वतीर्थ नमस्कार स्तमन 1302 ईस्वी का, अतिचार 1302 ईस्वी में। ये गद्य के ग्रंथ हैं, अपभ्रंश से प्रभावित हैं, जैन आचार्यों ने लिखे। अब जैन आचार्यों ने लिख दिए, अब जैन के नाम पर उसको छोड़ देंगे क्या? धर्म के आधार पर गद्य साहित्य का मूल्यांकन होगा क्या? ये हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचना है, जहाँ से हिंदी गद्य की शुरुआत होती है। उस अपभ्रंश साहित्य के कारण हिंदी समृद्ध है। हिंदी में जो तेज है, जो प्रखरता है, जिससे प्रभावित कबीर, दादू दयाल आदि संत होते हैं, उसके मूल में अपभ्रंश है। आज इन छंदों का प्रयोग हिंदी की कविता में मध्यकाल के कवियों ने किया। यह भ्रंश के कवियों की देन है। तुलसीदास का रामचरितमानस, जायसी का पद्मा, ये दोहा चौपाई छंद में लिखा गया। ये दोहा चौपाई छंद संस्कृत का नहीं है, ये अपभ्रंश से मध्यकाल के कवियों ने लिया। उसमें महाकाव्यों की रचना की। जो स्तोत्र संस्कृत में लिखे जा रहे थे, एक एक पृष्ठ के, उन स्तोत्रों के आधार पर, उन छंदों के आधार पर क्या रामचरितमानस की रचना हुई होती तो क्या रामचरितमानस इतना लोकप्रिय होता? जायसी का पद्मावत इतना लोकप्रिय होता? नहीं होता। 6-8 चौपाई लिखने के बाद एक दुआ देना, गत्ता देना, पद्धड़िया बंद की पद्धति, ग्रंथों के ग्रंथन विधान, ये मध्यकाल की देन है। इस पर बात होनी चाहिए। और उसमें जो गद्य लिखे गए, ये लोग जो गद्य लिख रहे थे, जो अपभ्रंश में कविता लिख रहे थे और अपभ्रंश में गद्य भी लिख रहे थे, उन गद्यों का विकास
भक्तिकालीन साहित्य और रीतकालीन कविता तक होता है। धनपाल की कथा बहुत चर्चित कथा है, वो 15वीं शताब्दी का गद्य है। अचलदास खींची की वचनिका, अचलदास खींची री वचनिका। इसके अलावा एक गद्य पद्य की पुस्तक अंजना सुंदरी कथा है, ये 16वीं शताब्दी की रचना है। इस पुस्तक की चर्चा अब नहीं होती है। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है पृथ्वी चंद्र चरित, ये माणिक्य सुंदर सूरी का लिखा हुआ है। ये अद्भुत ग्रंथ है। इसमें रत्न मंजरी से उसका प्रेम है, उसके प्रेम की कथा है, और उस प्रेम की कथा में पृथ्वी चंद्र चरित में जो स्थानों का वर्णन है वो बहुत सुंदर है। उसमें नदी है, पर्वत है, नगर है, सेना है, राज्यसभा है, द्वीप है, और ये वर्णन गद्य में चलता है। तो गद्य में एक कथा लिखी गई है, उस कथा को, और उसी समय जो पद्य में कथाएं लिखी गई, बेल कृष्ण रुक्मिणी, ढोला मारूरा दुआ, तो जो पद्य में कथा लिखी जा रही थी, जो गद्य में कथा लिखी जा रही थी, उसके प्रवाह को देखें। और गद्य की भाषा पद्य की भाषा से कहाँ जाकर अलग होती है। तुकात्मक गद्य लिखा गया मध्यकाल। तुकात्मक गद्य की कितनी रचनाएं हैं, और वो जो तुक है वो पद्य के कितने करीब है, ये देखने की जरूरत है। इतिहास पढ़ने के लिए विदेशियों ने जो भारत का इतिहास लिख दिया, आज अपनी विचारधारा को ध्यान में रख करके जो इतिहास लिखा जा रहा है उसको हम प्रमाणिक मानते हुए पढ़ते हैं। स्रोत, अप्रमाणिक स्रोतों को कई बार प्रमाणिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यदि हमें प्रमाणिक इतिहास ढूंढना है तो वंशावलियों का अध्ययन हिंदी के विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए क्या? वो क्या केवल इतिहासकारों के लिए है जो वंशावलियाँ लिखा? राजस्थान का इतिहास पढ़ना है तो राठौड़ारी वंशावली और इस तरह के वंशावलियों की सूची को इकट्ठा करना चाहिए। गुरुवावलियाँ जैसे ख्यात है, वार्ता है, सर्वंगी है, भक्तमाल है, उसी तरह की एक परंपरा जैन साहित्य में गुरुवावली की चली। इन गुरुवावलियों को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने उपेक्षित कर दिया। इन ग्रंथों में गद्य है, इस गद्य में बहुत सी बातें हैं। उसी तरह से जैन पट्टावलियाँ हैं। ये जो पट्टावलियाँ हैं वो तत्कालीन इतिहास और साहित्य को बतलाती है। ख्यात और बात की हमने चर्चा की। बड़ी संख्या में स्तोत्र साहित्य जो लिखे जा रहे थे, उस स्तोत्र साहित्य का गद्य में अनुवाद हो रहा था। यानी गद्य के माध्यम से तत्कालीन साहित्यकार संस्कृत के स्तोत्रों को जनता को, पाठकों को समझा रहे थे, और संस्कृत ग्रंथों और राजाओं की जो कथाएं हैं जो संस्कृत में लिखी गई थी, उसकी हिंदी टीकाएं लिखी जा रही थी। भक्ति काल के उत्तरार्ध में और रीत काल में पूरे समय उन कथाओं की टीकाएं हिंदी में लिखी। अब ये उपदेश स्तोत्र के ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये उपदेश माला है, शीलोपदेश माला है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र है। इन स्तोत्रों का जो गद्य हुआ वह गद्य गुर्जर मरुभाषा में, गुर्जर मरुभाषा, गुजराती और राजस्थानी, पुरानी राजस्थानी गुर्जर मरु है। गबरी बाई राजस्थानी के संत हैं, या गुजराती की या हिंदी की। हमने गबरी बाई पे एक लेख लिखा। कुछ लोगों ने कहा कि आपने गुजरात का कहा, मैं गुजरात का नहीं कहा, गुजराती का कहा। ये भूगोल बदलता रहा है। कभी जो राजस्थान में था वो गुजरात में है, जो गुजरात में था वो राजस्थान में। राजाओं के शासन काल में अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार होते रहे।
तो डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोग, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के रचनाकार गुजराती में भी लिखते रहे, राजस्थानी में भी लिखते रहे। मीराबाई ने भी गुजराती में लिखा। संत दादू दयाल तो अहमदाबाद से ही राजस्थान आए थे। तो गुजराती मरवाड़ी गद्य में बहुत सी रचनाएं हिंदी में लिखी गई हैं, उसके टीका ग्रंथ उपलब्ध हैं। बहुत सी पुस्तकें हैं, उनको कहते हैं बाला व बोध कार्य, बाला व बोध ग्रंथ, और लिखने वालों को कहते हैं बाला व बोधकार। ये बाला व बोधकार क्या है? बच्चों को समझ में आ जाए तो बच्चों के लिए गद्य में रचनाएं लिखी जा रही हैं। इन रचनाकारों में प्रमुख हैं मेल, सुंदर, जयशेखर सूर, शिव सुंदर, पर्वत धर्मार्थी, पांडे राजमल, कुशल धीर। ये सब लोग टीकाएं लिख रहे थे, सरल टीका लिख रहे थे। बाल का अर्थ यदि हम सहज करें, सरल करें, यानी ऐसी टीका पद्य की जो अन्यों को समझ में आ जाए। ऐसी एक लंबी परंपरा है। इस प्रकार के जो गद्य हैं जिनकी टीका लिखी गई, वो ग्रंथ हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, उस पर लिखी गई टीकाएं हमारे सामने होनी चाहिए। लेकिन ये अपेक्षा मैं पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों से बहुत नहीं करूँगा। तो राजस्थानी में है, तो ब्रज में है, बुंदेली में होगी। जो हिंदी भाषी प्रदेश जिनको कहते हैं, जिनमें 10 प्रांतों की गिनती होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शोधार्थियों को भी मैं छोड़ दूंगा। तो जो बिल्कुल हिंदी के हृदय प्रदेश में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा यह शोध आना चाहिए। पूर्वोत्तर के शोधार्थियों ने बहुत बड़ा काम किया, हिंदी के लोगों ने किया। शंकरदेव माधवदेव को हिंदी में लाए, माधव कंदली आए, मणिपुर के रचनाकार आए, पूर्वोत्तर का जनजातीय साहित्य प्रकाश में आया। लेकिन मध्यकाल पर बहुत साहस के साथ अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, असम, तमाम विश्वविद्यालयों में जो बैठे हुए शोधार्थी हैं, वे इस पर काम कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है कि साहित्य कहाँ से उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र में उन्हें दिशा निर्देश की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया विषय, बहुत ही आज के लिए आवश्यक विषय पर चर्चा राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने रखी। अपने विद्यार्थियों को देखकर जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिससे 56 इंच के सीना की बात होती है, और 56 इंच का सीना क्या होता है, आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी इस बहुत ही गंभीर विषय पर 5 दिनों तक चर्चा करेंगे, शोध पर चर्चा करेंगे। हिंदी शोध की चिंता पूर्वोत्तर के इस दूरस्थ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सता रही है, परेशान कर रही है, उसको सुनना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। तो यह संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा कि राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने इतने गंभीर विषय पर यह आयोजन किया। मैं आपके वक्ताओं की सूची भी देख रहा था, इतनी बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वक्ताओं को आपने बुलाया है। मैं पुनः कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, अमिता मित्रा जी, तो मोरिबा जी को भी धन्यवाद देते हुए, टोकन दिखाई पड़ रहे हैं, हरीश जी, सत्यप्रकाश, जमुना, यालम, सबको मैं बार बार साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।